Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mr. Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis, in which we already discussed the basic about the mesh analysis and in which we already discussed the numerical based on the dependent and independent sources. So now we are going to discuss or starting our new topic is nodal analysis or node analysis, in which what they provided and what we will find from this method. So उसको हम एक एग्जांपल के जरिए हम अभी सोल्व करेंगे कि भाई इसमें हमें ऐसे हम कोई डेटा दिया है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे. क्लियर? सो बेसिक अबाउट द नोडल एनालिसिस को पे आपको कोई एक नेटवर्क दिया हुआ होगा, उसके अंदर आपको क्या डेटा देंगे कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस. मान लो कि ऐसा अभी आपको बताया गया और ये आपको सर्किट दी हुई है, तो इसके अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया हुआ है. तो आपको पहले क्या देखना है कि भाई आपको कोई एक नेटवर्क है जिसके अंदर वोल्टेज सोर्स है या फिर करंट सोर्स, पहले वो आपको ऑब्जर्व करना है. देन आपको कितने रेजिस्टेंस है या फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहां पे बनते हैं. ओके, तो नोडल एनालिसिस, जबकि मेश एनालिसिस के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि वहां पे हम केवीएल यूज करते हैं या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि जहां पे हमें पता है कि एक लूप या फिर क्लोज पाथ या फिर एक जो भी आपका मेश बनता है उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस आते हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है तो वो उसका समेशन 0 होता है, जो कि एक मेश एनालिसिस का पोर्शन हुआ. तो अब यहाँ पे नोडल एनालिसिस, तो उसके अंदर हम एक नोड को ऑब्जर्व करेंगे कि भाई पर्टिकुलर एक नोड के ऊपर जितने भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट है उन सब का एडिशन 0 होगा या फिर इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, वी कैन आल्सो से दैट. सो यहाँ पे नोडल एनालिसिस के लिए आपको जितने भी सर्किट दी है तो उसके अंदर सबसे पहले जब हम मेश एनालिसिस में क्या करते थे कि भाई हमारी जितनी भी क्लोज लूप बनती है उसे जस्टिफाई करते थे. अब यहाँ पे नोडल में क्या करेंगे, कितने नोड बनते हैं उसे जस्टिफाई करेंगे. तो यहाँ पे एक नोड बनता है, सेम में यहाँ पे दूसरा नोड बनता है. क्लियर? तो यहाँ पे दो नोड आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे. ओके, तो ये दो नोड को आप जब नजर में रखते हैं तो क्या करोगे कि भाई इसके हिसाब से आपको केसीएल जो कि किरचॉफ्स करंट लॉ है उसे अप्लाई करोगे. ओके, तो इस नोड के ऊपर कितनी ब्रांच कनेक्टेड है, तो एक है ये 7 ओम वाली, एक है 5 ओम वाली, एक है 8 एम्पीयर करंट सोर्स. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे जब नोड ए की हम बात करें उसके लिए डिस्कशन करें तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई इनकमिंग एंड आउटगोइंग. तो यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे नोड वोल्टेजेस आपको जस्टिफाई करने होंगे कि भाई यहाँ पे कितने इसके नोड वोल्टेजेस हैं, क्योंकि जब लूप की बात करें तो वहां पे लूप करंट था एज वेल एज यहाँ पे नोड वोल्टेज नोडल वोल्टेजेस. तो यहाँ पे मान लो कि इस नोड को हमने ए नाम दिया, इसे हम 1 2 3 भी दे सकते हैं, एबीसी भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे नोड वोल्टेजेस है, मान लो कि वीए वीबी, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड होते तो हम बीसी बीडी कोई भी हम नाम दे सकते हैं या फिर 1 2 v1 v2 वो भी बता सकते हैं. तो यहाँ पे वीए जो कि आपका नोड है उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग. तो यहाँ पे आउटगोइंग ब्रांचेस देख रहे हैं कि भाई ये 7 ओम 5 ओम, तो उसके लिए क्या बनेगा, तो उसके लिए हम इक्वेशन जो कि नोडल एनालिसिस के लिए जो आपका केसीएल इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे. लेकिन आपको यहाँ दिमाग में क्या रखना है कि हमें क्या फाइंड करना है, 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है. मतलब कि यहाँ पे आपको वोल्टेज कैसे मिलेंगे कि भाई यहाँ नोड के ऊपर जितने वोल्टेज है, इस नोड के ऊपर जितने वोल्टेज है, उन दोनों का डिफरेंस लोगे तब आपको इन दोनों के अक्रॉस का या फिर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेजेस मिलेंगे. क्लियर? ओके, तो अब नोड ए की जो हमने बात की तो उसके अंदर हम क्या स्टार्टिंग सॉल्यूशन की क्या करेंगे कि एट नोड ए जो कि आपका नोड ए है वहां पे हम क्या करेंगे केसीएल अप्लाई करेंगे. तो क्या बनता है v1 डिवाइड बाय 7, क्योंकि हमें पता है कि एज पर द ओम्स लॉ v इज इक्वल टू i, तो यहाँ पे करंट को अप्लाई करते हैं तो i इज इक्वल टू v बाय r. तो i इज इक्वल टू v बाय r, तो v कितना है va, रेजिस्टेंस कितना है 7, तो यहाँ पे क्या बनेगा v1 बाय 7 प्लस va माइनस vb, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बनता है जो कि यहाँ पे टोटल वोल्टेजेस कितने हैं va माइनस vb जितने. ओके, आपको यहाँ पे एक और चीज जो कि हमने मेश एनालिसिस के टाइम पे भी मैंने वही चीज आपको बताई थी कि आपकी जो भी लूप है उसका करंट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, मतलब कि लूप करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. वाइस वर्सा केस में अगर हम नोडल एनालिसिस में बात करें कि यहाँ पे लूप के लिए सॉरी यहाँ आपके नोड के लिए जो वोल्टेज है तो वो यहाँ पे सेम रहेंगे या फिर पॉजिटिव रहेंगे, मतलब कि VA will be positive in each cases of the nodal analysis. तो यहाँ पे VA by 7 plus VA minus VB divided by 5 because V by R is equal to यहाँ पे करंट 8 एम्पीयर, जो कि आपको एरो की डायरेक्शन के ऊपर से डिसाइड करना है कि अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव.
अगर ए आपके नजदीक आ रहा है नोड के नजदीक तो पॉजिटिव रहेगा, अगर दूर जा रहा है तो नेगेटिव होगा। क्लियर? अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5va और 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7va माइनस 7vb इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या बनता है 7 into 5 मतलब कि 35 और 8 इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पे 35 into 8। इसी इक्वेशन को मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखता हूं तो क्या बनता है कि 12 7 plus 5va is equal to 12va minus 7vb is equal to 35 into 8 मतलब कि 280 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? ओके। सेम वे नोड 2 या फिर नोड बी के लिए मैं बात करूं तो क्या इक्वेशन बनेगा bb/10 plus bb minus va divided by 5 is equal to 5, जो कि यहाँ पे क्या वही चीज वहां पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आपके नोड वोल्टेजेस जो भी है वो पॉजिटिव रहेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपका रेफरेंस नोड बनता है bb तो उसके लिए वो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप bb माइनस va लेना है। अगर नोड बी के लिए बात करता, अगर मैं नोड ए के लिए बात करता तो यहाँ पे va माइनस vb होता, लेकिन जब मैं नोड बी के लिए बात करता तो vb माइनस va होगा। क्लियर? अगर मैं इसी इक्वेशन को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखता तो यहाँ पे क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय vb प्लस 10 into vb माइनस 10 into va इज इक्वल टू 10 into 5। क्लियर? तो 50 into 5 मतलब 250, तो मैंने इसे सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा है कि भाई 15 vb माइनस 10 va इज इक्वल टू 250। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपका ये बनता है इक्वेशन 2, यहाँ पे ये इक्वेशन है आपका इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल और 2 मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल या फिर 2 अननोन, तो आप सिंपलीफाइड इक्वेशन भी कर सकते हो। तो इसके ऊपर से आपको va और vb की एक वैल्यू मिलेगी, जो कि इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखा था, इसलिए मैंने बोला था कि उसकी आप प्रैक्टिस करना सॉल्यूशन टेक्निक। तो यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, va इज इक्वल टू 54.09 वोल्ट, vb इज इक्वल टू 52.72 वोल्ट। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे va की वैल्यू मिल गई, vb की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस दी फाइव। तो कितना होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो क्या होगा va माइनस vb, तो मान लो कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि va माइनस vb इज इक्वल टू va है आपका 54.09 एंड vb है आपका 52.72, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं तो आपका क्या बनेगा 1.37 वोल्ट पॉजिटिव। बट लेट सपोज मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करता हूँ तो क्या बनेगा vb माइनस vb, तो एट दैट टाइम क्या होगा vb माइनस vb इज इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होगा vb 52.72 माइनस va माइनस 54, तो माइनस 1.37, तो यहाँ पे आंसर आपका जो बनेगा अक्रॉस दी 5 ओम रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज ड्रॉप वो बनेगा नेगेटिव 1.37, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं लेता हूँ तो बनेगा 1.37 लेकिन नेगेटिव। तो इसके ऊपर से क्या पता चला कि यहाँ पे आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो आपकी सही है, ऐसा नहीं बोलो कि नेगेटिव वैल्यू है तो वो आंसर गलत है, वो भी सही है, लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया है, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन के हिसाब से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ऑलवेज यूज करते हैं, तो वो आपको याद रखना है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है नोडल एनालिसिस में आपको कोई अक्रॉस इंडिपेंडेंट सोर्स, सारे जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसके लिए हम सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये मैंने यहाँ पे ही बताया। क्लियर? तो जो हमने मेश एनालिसिस में क्या किया था यही चीज की थी कि भाई एक नॉर्मल या फिर बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं कि उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट सोर्स है और उसका सिंपलीफाई करते हैं, देन आफ्टर डिपेंडेंट सोर्स है उसका सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स का देख लिया, अब साथ में ही हम डिपेंडेंट सोर्स की ओर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों साथ में रहेंगे तो थोड़ा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इजी हो जाए। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपको बताया गया है कि फाइंड दी v1 v2 एंड v3, यहाँ पे va vb vc भी बोल सकते हैं, तो आपको डेटा पहले आप सब्सिट्यूट करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 एंपियर का एक करंट सोर्स है, यहाँ पे नोड है आपका 1, नोड 1 है तो उसके वोल्टेज है v1, उसके अक्रॉस है 2 ओम रेजिस्टेंस, एज वेल एज यहाँ पे नोड 2 जहाँ पे वोल्टेज है v2, उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, v3 उसका भी 2 ओम, एंड यहाँ पे 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस यहाँ पे आपको डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज देयर। क्लियर? तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब भी आपको जो मैंने प्रीवियस सेशन में भी यही चीज बताई थी मेश एनालिसिस के डिपेंडेंट सोर्स के न्यूमेरिकल में, कि जब डिपेंडेंट सोर्स आता है तो वहां पे क्या होता है कि भाई उसकी डिपेंडेंसी को जस्टिफाई करो तो आपका एग्जांपल डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है 4 वोल्ट, लेकिन ये जो कैपिटल की है उसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, या फिर उसकी वैल्यू क्या है
तो यहाँ पे आपको मेंशन किया, क्योंकि जब भी डिपेंडेंट सोर्स आता है तो आपको दिमाग के अंदर एक चीज याद रखनी है कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स आएगा तो उसका डिपेंडेंसी का रिलेशन कहीं ना कहीं पे आपकी सर्किट में मेंशन करेंगे। अगर सर्किट में नहीं किया है तो आपको डेटा देंगे, उसमें ही प्रोवाइड करेंगे कि डिपेंडेंसी का रिलेशन यहाँ पे ये बनता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या बताई है, कैपिटल V। तो यहाँ पे कैपिटल V अगर मैं जस्टिफाई करना चाहूँ कि भाई उसकी वैल्यू क्या, तो वो क्या बनती है V2 माइनस V1। क्लियर, प्लस टू माइनस, तो यहाँ पे V2 माइनस V है। ओके, तो ये आपका कैपिटल V जो कि यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसका रिलेशन क्या होता है, कैपिटल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। इसे आप सबसे पहले एक साइड में लिख लो ताकि आपको पता चले कि भाई जब मुझे कैपिटल V की वैल्यू रखनी है तो मैं वहां पे ये वैल्यू रखूंगा। क्लियर, ओके। आपको फाइंड क्या करना है, V1 V2 और V3 वहां पे जितने भी नोड वोल्टेजेस है उन सब की वैल्यू जस्टिफाई करनी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो हर एक नोड के ऊपर मैं एनालाइज करना स्टार्ट करूं तो नोड A, नोड B या फिर नोड 1, 2 एंड 3 इन तीनों के लिए मैं नोडल इक्वेशन बनाऊंगा। तो आप साथ में ही इसमें आप ऑब्जर्व करते जाओ, V1 डिवाइड बाय 2 प्लस V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर, एरो की साइन देख लेना वो पास आ गई, मतलब कि पॉजिटिव। ओके, एट नोड 2 मतलब कि इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि V1, ये जो मैंने इक्वेशन बताया उसे मैंने सिंपलीफाई किया है। ओके, तो वो क्या बनेगा कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से, तो क्या होगा 1V1 प्लस 2V1 मतलब कि 3V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 2 into 1 2 into यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2 into 2 4। तो ये आपका इक्वेशन 1 बन रहा है। एज वेल एज नोड 2 के लिए मैं उधर ऑब्जर्व करता हूँ तो क्या बनता है V2 डिवाइड बाय 2 प्लस V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 1 प्लस V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स आपको मेंशन नहीं किया है। यही चीज मैंने जो अभी यहाँ पे बताई उसे आप ऑब्जर्व करके इक्वेशन लिखते हो, इसे ही मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2V2 माइनस 2V3 प्लस V2 प्लस 2V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 2V1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 से कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बनेगा। तो उसे ही मैं सिंपलीफाई करता तो यहाँ पे क्या बनेगा V1 माइनस 2.5, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 2। अगर मैं इसे और भी सिंपल फॉर्म में बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ 2V1 माइनस 5V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 आप इसे भी बोल सकते हो, इसे भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 से लिखा। ये भी इक्वेशन आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। क्लियर, ओके। और नोड 3 पे हम जाते हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनता है, जबकि आपको पता है कि V3 डिपेंडेंसी की बात करें वहां पे V3 नोड को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है वही हमारा वैल्यू है वोल्टेज की। तो यहाँ पे कोई इसके क्रॉस वोल्टेज या फिर इसके क्रॉस वोल्टेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हम उसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इस नोड के ऊपर कितने वोल्टेज है वही फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ V3 पे कितने वोल्टेज है, जो कि आपके वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स कितने हैं 2 प्लस 4V, जो कि डिपेंडेंसी वाला है। क्लियर, तो 2 प्लस 4V। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी के V की वैल्यू मैंने पहले ही आपको बताई थी कि एक बार आप कहीं सेपरेटली लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि भाई इसकी वैल्यू मुझे क्या लेनी है। तो यहाँ पे 2 प्लस 4V, जो कि कैपिटल V की वैल्यू क्या बचे V2 माइनस V1। तो V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो 2 प्लस 4 V2 माइनस 4 V1। क्लियर, ओके। इसे ही मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में जो लिखा है उसमें प्रॉपर वे में अरेंज करते हो तो क्या बनता है माइनस 4V1 प्लस 4V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 2, या फिर प्लस में अगर मैं इसे पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है 4V1 माइनस 4V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 2, जो कि आपका इक्वेशन 3 बनता है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 2 एंड ये आपका इक्वेशन 2 है और 1 2 एंड 3। तो हमने सॉल्यूशन टेक्निक में यही चीज बताई थी कि इक्वेशन 1 2 और 3 को सिंपलीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे क्रैमर्स रूल के हिसाब से। तो यही सारी वैल्यू जो कि 3 इक्वेशन है 3 अननोन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। क्रैमर्स रूल आपको पता है कि डेल्टा 1 बाय डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट अननोन, डेल्टा 2 बाय डेल्टा इज इक्वल टू सेकंड अननोन एंड डेल्टा 3 बाय डेल्टा इज इक्वल टू थर्ड अननोन। तो यह सारे तीनों इक्वेशन को आप सिंपलीफाई करोगे तो उसके ऊपर से हमें आंसर क्या मिलेंगे, सारे अननोन जो कि V1 V2 एंड V3। तो उसकी वैल्यू क्या बनती है V1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1.33 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू नेगेटिव 4 वोल्ट एंड V3 इज इक्वल टू नेगेटिव 8.67 वोल्ट। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे
डिपेंडेंसी, ये जो आपका नोडल एनालिसिस का, इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया कि भाई वोल्टेज सोर्स की डिपेंडेंसी, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूमेरिकल तो हमें पता है, लेकिन डिपेंडेंसी है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वो कैसे डिपेंड करता है और उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर? होप सो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी।